हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज 1 सितंबर 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक डाटा रिलीज़ किया है कि इंडिया की जीडीपी जो है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 23.9% तक वो डाउनफॉल हुई है। इस तरह के डाटा को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर कि हमारी इकोनॉमी कैसे मूव कर रही है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस पर होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया कि कोविड-19 का इम्पैक्ट न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर दिखाई दे रहा है और उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो होल्ट हो गई, एक तरीके से रुक गई। उसके बाद हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन होना स्वाभाविक सा था, नेचुरल था। लेकिन ये इसका जीडीपी पर कितना डैमेज हुआ है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउनफॉल हुई है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा क्लोजअप जो है इकोनॉमी का, दुनिया से कट आउट होना, ट्रेड नहीं होना, ये सारी चीज़ें पहली बार हम देख रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से ऐसे साइकिल के अंदर है जिसमें डिमांड्स जो है वो नहीं है। ठीक है, हम लोग पुश आउट तो कर रहे हैं कि सप्लाई साइड को बढ़ाने के लिए, लेकिन डिमांड एक्चुअली में नहीं है। टैक्स रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। टैक्स कहाँ से कलेक्ट होगा जब उसमें हम लोग डिमांड ही नहीं होगी लोगों के बीच में। तो फाइनेंस कमीशन जो है 15th फाइनेंस कमीशन, उसके एडवाइज़र हैं श्रीवास्तव, DK श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक रिवाइवल होने के लिए अभी 6 क्वार्टर एटलीस्ट चाहिए प्रॉपर इसको रिवाइवल करने में। तो एक लंबा पीरियड हमें देना पड़ेगा, हमें स्पेंड करना पड़ेगा इकोनॉमी के रिवाइवल्स को लेकर। यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई, फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन। आप लोगों नीचे कमेंट करना कि फाइनेंस कमीशन इंडिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के अंडर ये आता है, वो आप नीचे कमेंट करेंगे। सॉरी, आर्टिकल के अंडर आता है, ये आप कमेंट करेंगे। और 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन इस टाइम पे कौन है वो आप नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जीडीपी के अंदर बताया गया कि 5 to 7% का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, और 1979-80 के अंदर भी ऐसा हुआ था, और इससे पहले 1965, 68, 72, 73 के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली थी। ठीक है, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्शन था वो कम था क्योंकि हमारी इस टाइम जीडीपी भी कम थी। लेकिन आज जीडीपी बढ़ी है तो ये नंबर भी हमारा बड़ा इसमें हुआ है। इसके अलावा हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं जो है, खासकर कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस सेक्टर, इन सेक्टर्स में एक तरीके से डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। और केवल एक सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक तरीके से ग्रोथ रेट शो कर रहा है। तो आप लोगों से यूपीएससी कई तरह के सवाल पूछ सकते हैं, और न केवल यूपीएससी, आप दूसरे कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे क्रॉप्स को लेकर हो, चाहे अलग अलग सेक्टर्स में हो। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर आपके लिए होगा। और रिसेंटली एक इंडेक्स रिलीज किया गया था, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करके, 2011 और 12 इसका बेस ईयर है बेसिकली, और इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया जाता है। आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करना है कि इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी और इसको कौन रिलीज़ करता है। कंटिन्यू 2 क्वेश्चन है। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, और फाइनेंस कमीशन जो है इंडिया के कौन से आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डिस्कशन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन कनेक्ट करेगा, ठीक है, कि IIP जो है वो कौन रिलीज़ करता है, और इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है वो कमेंट करेंगे आप नीचे। इसके अंदर अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट ये इंडेक्स होने वाले हैं, इन पर बहुत बारीकी से नज़र रखनी होगी, तभी हम अपने क्वेश्चंस का जो वेटेज है, स्कोर का वेटेज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, पंगोंग त्सो लेक, जो हमारा एक इशू चल रहा है चाइना के साथ ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में। तो वहाँ पर उनकी आर्मी ने कोशिश करी, PLA ने, कि वो बॉर्डर को क्रॉस करे, या फिर एक जो डिसएंगेजमेंट की जो साइट मेंशन करी गई थी दोनों तरफ से, उसको क्रॉस करने की कोशिश करी। यानी जो चीज़ें इस्केलेट नहीं हो रही, चीज़ें जो रिसोल्व होने का नाम नहीं ले रही इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर, तो उसी के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई। हालांकि चाइनीज़ साइड जो है वो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाती है, लेकिन रियलिटी ये है कि चाइना के बॉर्डर्स, चाइनीज़ फोर्स जो है वो एक तरीके से अटैम्प्ट करती है इंडिया के जो पर्टिकुलर मेंशन किया गया कि ये एरिया इस कंट्री का, ये एरिया इस कंट्री का, वहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करती है। और इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि चाइना ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया लद्दाख में, वो कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल है। ये चीज़ें बताती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज। इसमें चाहे वो
देपसंग प्लेन्स का एरिया हो, चोशल का एरिया हो, इसके अलावा जो पंगोंग तहसील लेक का जो मामला है उसके ऊपर भी उन्होंने कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई कर रखा बहुत सारा रीजन। तो इसके बारे में दोनों तरफ से चाहे डिप्लोमेटिक हो चाहे मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो रही है, लेकिन चीज़ें रिसोल्व अभी भी नहीं हुई। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इंडिया जो है, पहली बात तो चीज़ों को रिसोल्व करने के लिए काम करेगा, लेकिन इंडिया अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करेगा किसी भी प्रकार की चीज़ें या किसी भी प्रकार के चैलेंज को काउंटर करने के लिए। इंडिया के सामने 2-3 चैलेंज इस टाइम है। पहला तो इकोनॉमी अपने आप में एक चैलेंज बनी हुई है, क्योंकि कोविड-19 के बाद रिवाइवल करना इतना ईजी नहीं है। दूसरा चैलेंज क्या है कि सिक्योरिटी रिलेटेड, चाहे चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, इनकी तरफ से एक तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया को इस टाइम पे बना हुआ है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट है अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू बहुत बड़ा है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना एक बड़े चैलेंज होंगे गवर्नमेंट के सामने। लेट्स सी क्या चीज़ें इसमें होती है। इसके बाद प्रशांत भूषण का एक मामला कोर्ट में चल रहा था, और उस मामले में हमने काफ़ी डिटेल से चीज़ें पढ़ी थी। इन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे जिसमें करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो इनके पूर्व में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन पर एक तरीके से एलिगेशन लगाया था करप्शन का। तो कोर्ट ने इसको स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, यानी एक तरीके से कोर्ट का अवमानना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस इन पर लगा, और इसके बाद इनको बोला गया था कि आप माफ़ी मांग लीजिएगा, लेकिन इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो एक नॉमिनल फाइन इन पर लगाया गया एक रुपये का, और कुछ दिन के लिए कोर्ट में जो है वो जो लीगल प्रोसीडिंग वो नहीं कर पाएंगे, और कुछ टाइम के लिए हो सकता है इनको सज़ा भी हो। खैर वो चीज़ें हैं, नॉर्मलाइजेशंस की तरफ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या क्रिटिसिज्म जो है कोर्ट का करना अपने आप में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाता है? तो इस पर बहुत सारे डिबेट्स डिस्कशन हो सकते हैं, लेकिन जो न्यूज़ है उसको हम यहीं पर जो है इसमें लिमिटेड इससे एक न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। इसके बाद हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे प्रणब मुखर्जी, वो कल उनका देहांत हो गया और कई दिनों से बीमार चल रहे थे। तो प्रेसिडेंट ये अच्छे खासे इनकी इमेज थी, भारत रत्न से इनको नवाजा गया था, और ये माना जाता है कि जब ये प्रेसिडेंट थे तब एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में ये उभरे, स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट के रूप में उभरे। कई सारी मिनिस्ट्रीज़ को इन्होंने होल्ड किया, और कई सारे इनके डिसीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एक बेसिक सी न्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 12 पे 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पहली तो नागालैंड में जो इश्यूज चल रहा है उसको रिजोल्यूशन होने का नाम नहीं ले रहा है, और नागा ग्रुप जो है, फ्रैक्शन जो है, वो एक तरीके से एलिगेशंस लगा रहे हैं वहाँ के गवर्नर साहब पर कि आप उनको हटाया जाए, और जो बेसिक असम अकॉर्ड है उसको जो डिटेल जो है साझा की जाए, उसके डिटेल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करवाया जाए पूरे स्टेट्स के अंदर। खैर इसके बारे में अब बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फ्रैक्शंस का क्या रिक्वेस्ट है क्या नहीं है, और वहाँ के गवर्नर साहब क्या बोलते हैं उनके बारे में कई सारी चीज़ें हैं जो गवर्नर वहाँ के फ्रैक्शंस ग्रुप जितने भी हैं जो अलग से एक नागालैंड की डिमांड करते हैं कि सेपरेट कंट्री हो, उन सारी चीज़ों के बारे में, उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। कंटिन्यू टच में बने रहेंगे तो आप इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है इंडिया एंड चाइना के रिलेशनशिप के बारे में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय मंत्री ने क्या कहा उसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो 2 बड़ी कंट्री होती है, खासकर 2 बड़ी कंट्री, 2 सोसाइटी और बिलियन प्लस कंट्री जो हैं, उनमें अगर कोई भी कंट्री जो होगी उन पर इक्विलिब्रियम यानी एक तरीके से समानता का रिलेशन जो होना चाहिए। अगर कोई भी कंट्री पावरफुल होती है तो उसका पूरे एरिया में, पूरे ज्योग्राफीज में, जियोपॉलिटिकली जो है उसका चेंज, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। उसी के बारे में इन्होंने डिटेल से चीज़ें बताई। इसके बाद जब उनसे पूछा कि क्या यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप का मजबूत होना एक तरीके से चैलेंज है, दोनों चाइना का एग्रेशन जो बढ़ रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप जो है वो उनकी सिमिलरिटीज़ है कई सारे इश्यूज़ पर, इसीलिए बढ़ रही है। 2+2 डायलॉग की बात करें, 2+2 डायलॉग में क्या होता है, बेसिकली डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर जो है बातचीत करते हैं, ठीक है। तो 2 उनके 2 हमारे, तो कई सारी कंट्रीज से हो सकती है, केवल यूएसए के मामले में नहीं है। तो इन्होंने कहा कि दोनों के रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है, और अगर यूएस जो है हमारे डिफेंस सेक्टर में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हम उसका वेलकम करेंगे। और जो 101 आइटम जो है इम्पोर्ट का हमने बैन लगाया है उसके लिए ज़रूरी एक प्लेटफॉर्म और इक्विपमेंट जो है फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट जो है वो हो, और ताकि मार्केट के अंदर
एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जा सके जो भी इन्वेस्टर्स होंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड वाले सेक्शन में 2-3 ऐसी न्यूज़ है जिसके साथ हमें मैप भी कवर करना अच्छे से। पहला, यूएस और इजराइल का डेलीगेशन जो अबू धाबी के अंदर वो हिस्टोरिकल विजिट के अंदर आया। रिसेंटली हमने देखा कि अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया। अब्राहम अकॉर्ड के अंदर बेसिकली यूएई और जो है इजराइल, इनके बीच में डिप्लोमेटिक टाइज को जो है साइन किया गया। यूएई जो है ऐसी पहली अरबियन कंट्री बनी है, सॉरी गल्फ़ कंट्री जिसको बनी है जो डिप्लोमेटिक टाइज इसके इजराइल के साथ होंगे। तो अब बेसिकली जो भी उसके प्रोसीडिंग है उसके लिए उनके ऑफिसर, उनके मिनिस्टर जो हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके बाद चीज़ें कैसे बदल रही है उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे यहाँ पर अगर हम बात देखें तो रिसेंटली हमने ये डिस्कशन सुना था, कल ही पढ़ी थी ये न्यूज़ कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दूसरी अरब कंट्रीज से बातचीत होनी शुरू हो गई है या उनसे साथ सीक्रेट मीटिंग जो वो हो रही है। और इसके बाद अबू धाबी ने क्या किया है कि वहाँ पर जो प्लेन है, सी रूट, एक तरीके से फ़्लाइट के लिए जो रूट है वो एक तरीके से उनको प्रोवाइड करवाया था, ताकि एयर स्पेस प्रोवाइड करवा दिया था ताकि फ़्लाइट जो क्रॉस कर सके। इजराइल की प्लेन्स को ये एयर स्पेस बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है, चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो हो सकता है कि इसके बाद यूएई के बाद जो इजराइल के सऊदी अरबिया के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। इसके बाद क्योंकि इजराइल के डिप्लोमेटिक टाइज की बात करें तो अरब कंट्री में सबसे पहले इजिप्ट से और उसके बाद जॉर्डन और यूएई जो है वो थर्ड ऐसी कंट्री होगी। ठीक है, तो इसके बारे में चीज़ें हैं जो नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जिसमें कतर, बहरीन है, वो इन्होंने अभी कहा कि हम इस तरह के मूव को फॉलो नहीं करेंगे। और तो अरब कंट्रीज़ के अंदर भी एक तरीके से क्रिटिसिज्म आपस में देखने को हमें मिल सकता है। तो पूरी जियो पॉलिटिकल यहाँ पर चेंज होती हुई हमें नज़र आएगी। अगर हम मैप की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैप है इनका, हमने कई बार डिस्कशन किया है। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में सवाल हो सकते हैं, ओपेक पे सवाल हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के मामले में। तो कई एंगल से क्वेश्चंस की बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यूएई की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ईरान के साथ अरब कंट्रीज़ के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये एक दूसरे के सामने होंगे पर्शियन गल्फ़ में। और अगर गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 कंट्रीज़ की बात करें तो सऊदी, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, ये 6 कंट्रीज़ हमें देखने को मिलेगी। कई सारी ज्योग्राफिकल लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो सकती है, चाहे वो पर्शियन गल्फ़ हो, गल्फ़ ऑफ ओमान हो, या यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो। तो ये कई सारी चीज़ें, कई सारी जगह जो है लोकेशन जो है न्यूज़ में बनी हुई है, तो इनके बारे में नज़र रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर स्पेस का खाली करने का मतलब क्या होता है कि फ़्लाइट सीधे यहाँ से यहाँ आ सकती थी, पहले फ़्लाइट यहाँ से होते हुए पूरा घूम के आती थी। तो ये इंडिया के लिए भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर एयर स्पेस ये सऊदी अरबिया ने एक्सेस करने का मौका दिया तो इंडिया की फ़्लाइट सीधी यहाँ से यहाँ जा सकती है, जो पहले ऐसे घूम के जाती तो पूरी लंबी होती है फ़्लाइट्स। इसके बाद बाल्टिक कंट्रीज़ के बारे में न्यूज़ है। बाल्टिक कंट्रीज़ ने लुकाशेंको जो करके एक वहाँ के प्रेसिडेंट हैं बेलारूस के, उन पर सैंक्शन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि वो हमारी कंट्री के अंदर आप नहीं आ सकते। तो 3 इंपॉर्टेंट बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। जब कोई भी कंट्री न्यूज़ में आएगी हम उन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन 3 कंट्रीज़ का डिस्कशन है, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। अगर आप देखेंगे बाल्टिक सी को, और बाल्टिक सी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट इन कंट्रीज़ के बारे में, तो इन 3 कंट्रीज़ में एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक सी है। इसके राइट हैंड साइड आपको तीनों कंट्रीज जो है नज़र आएंगी, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है, तो जो कंट्री न्यूज़ में होगी उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट कंट्री जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रवांडा। ये अफ्रीकन कंट्री है, और यहाँ के जो फेमस होटलियर है उन पर टेरर का एक तरीके से चार्जेस लगे हैं, तो उसके बाद उनको अरेस्ट करने, उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस है उसके बारे में न्यूज़ है। तो रवांडा एक अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में भी हम थोड़ा सा ज्योग्राफिकली देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप बात देखें अफ्रीका का ये मैप, और अफ्रीका में अगर आप देखेंगे इक्वेटर के जस्ट ऊपर ये कंट्री है, नीचे सॉरी इक्वेटर के जस्ट नीचे कंट्री आपको दिखाई देगी। और इसके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पिछले कुछ सालों में यहाँ पर गए थे, तो काफ़ी पॉपुलर ये जगह है। और
रवांडा, उसके जस्ट नीचे बुरुंडी है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ऊपर युगांडा, और जो नीचे है वो है तंजानिया। तो ये कंट्रीज इसको बॉर्डर टच करती है। आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो इक्वेटर के जस्ट नीचे ये कंट्री आपको दिखाई देगी, और इक्वेटर पर बहुत सारी कंट्रियां हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इक्वेटर पर कंट्रियां हो या इक्वेटर पर एक तरीके से जो साइक्लोन के बारे में सवाल होते हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने पूछा था कि जस्ट इक्वेटर पर 0 डिग्री पर साइक्लोन क्यों नहीं होते। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं हमसे पूछे जा सकते हैं, और उन सब क्वेश्चंस के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद बिजनेस सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बाद हम एडिटोरियल देखेंगे। देखिए, बिजनेस सेक्शन के अंदर एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी को ईज़ करने के लिए, चीज़ों को ईज़ करने के लिए एक रेपो एक ऑपरेशन जो कंडक्ट करेगी, जिसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए की बैंक कट कॉस्ट जो होगी उसके लिए वो चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज किया जाता है ओपनली, ठीक है। उसके थ्रू पैसा, एक तरीके से ये भी एक इम्पॉर्टेंट मूव है, अगर लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है कि पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर हो तो एक तरीके से सिक्योरिटी जो है वो खरीदी जाती, एक सेकेंड, सिक्योरिटीज़ बेची जाती ताकि पैसा ले, और पैसा ज़्यादा कम होने की वजह सिक्योरिटी जो है खरीदी जाती ताकि पैसा वापस मार्केट के अंदर भेजा जा सके। लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मेजर है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अलावा एक और आज आपसे 5वां सवाल मैं पूछ रहा हूं, और 5वां सवाल नहीं है ये बल्कि तीसरा ही है, वो दो एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे क्वेश्चन है कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है उसके बारे में आपको बताना है कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है। ये आप देखेंगे अब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है। यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से एक इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता रहता है, तो इसके बारे में आप नीचे कमेंट करेंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मार्केट में गवर्नमेंट के सामने जो चैलेंज है उनको डिस्कस कर रहे हैं, और वो जितने भी कंसर्न हैं उनको जो है वो एक तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बाद वो फूड एंड फ्यूल प्राइसेस को भी एनालिसिस कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी को मॉडरेट किया जा सके, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने पर वो कंटिन्यू काम करेंगे। तो इसी के बारे में उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। तो 3 सवाल आप लोगों से हैं। पहला, फाइनेंस कमीशन, और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन और फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है। एक सेकंड क्वेश्चन जो आईआईपी जो है उसके अंदर कौन कौन से कोर सेक्टर हैं 8 उनके बारे में, और आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो कौन रिलीज करता है, तो कनेक्टेड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बेसिकली क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आप नीचे कमेंट करेंगे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में 1 सितंबर में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, और जो 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं प्लीज़ उन क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करें, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस में कमेंट करके आप एंगेजमेंट अपनी बढ़ाइए, जिससे हम भी अपनी तरफ से और मेहनत करें, और जहाँ जहाँ करेक्शंस हो, जहाँ जहाँ लगे कि कुछ डेटा गलत बताया गया है तो आप उसको करेक्ट करवाएं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है करेक्शन। तो उसमें कोई भी सॉरी बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओवरऑल करेक्शंस होना चाहिए। जहाँ जहाँ लगे कि गलत हुआ या गलत स्टेटमेंट बोली गई है या फ्लो में कुछ गलत वर्ड यूज़ किया गया है या प्रोनाउंसिएशन या जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे और नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। एक ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा भी होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बात करें तो, ठीक है। तो ये थे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो थैंक यू ऑल, जय हिंद।